स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पे, जहाँ पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो आज का जो लेक्चर है हमारा मोशन का लास्ट लेक्चर है, जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले तो 5-10 मिनट एक्सेलरेशन के 1-2 क्वेश्चंस करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में एक्सेलरेशन टॉपिक को पढ़ा था। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप सबसे पहले जाके लास्ट लेक्चर को देखें, तभी आपको आज के न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। फिर हम लोग बात करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन की। अब इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसा टॉपिक है जिसके दो हिस्से थे। एक तो इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ना और उसके बाद उसकी डेरिवेशंस करना। अब इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है उनको पढ़ना तो हमारे सिलेबस में है, लेकिन उनकी डेरिवेशन सीबीएसई के सिलेबस ने हटा दी है। ठीक है जी। तो अगर इन केस आपके स्कूल में डेरिवेशन कराई जाएंगी तो मैं कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगा इसका थोड़े दिनों में, या पहले हम लोग सीबीएसई के अकॉर्डिंग सारा सिलेबस कर लेते हैं, फिर एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले जो भी क्वेरीज होंगी आपकी वो पूछ ली जाएंगी, और जिनका भी ये डेरिवेशन भी आ रही होंगी उनके ऊपर ये वीडियो डाल दी जाएगी। ऑल दो मेरे पास रिकॉर्डेड वीडियोस पड़ी हुई हैं डेरिवेशंस एंड ऑल की, तो मेरे कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं होंगे, क्योंकि हमने पेड बैच में तो कराया है, मैं वहीं से कट करके डाल दूंगा। बट पॉइंट ये है कि इस साल सीबीएसई ने डेरिवेशंस हमारे सिलेबस से हटा दी हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ने के बाद हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे चलेंगे। ठीक है जी। और फिर एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है उसको हम एक्सेलरेटेड क्यों कहते हैं, और आप ऐसा कह सकते हो कि हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर चाहे एक लेक्चर लेके इस चैप्टर में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ एनसीईआरटी के हैं, कुछ एनसीईआरटी के बाहर के हैं, जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार आए हुए हैं और अभी भी आते हैं। ठीक है जी। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे आज कुछ बहुत इजी लेट से क्वेश्चंस के बारे में, कि मान लो अ कार इज मूविंग with speed 20 meter per second and attains speed of 60 meter per second in 10 seconds. ठीक है। फाइंड एक्सेलरेशन। आपको उस गाड़ी का एक्सेलरेशन जो है वो निकालना है। लास्ट लेक्चर देखा हुआ होना चाहिए भाई, ध्यान रखें, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। ठीक है जी। अब सबसे पहले तो इनिशियल वेलोसिटी जो हमारे पास है वो गाड़ी की 20 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि लिखा हुआ है कि वो 20 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी। उसके बाद उसने अपनी स्पीड को 60 मीटर पर सेकेंड किया। तो याद करेंगे लास्ट लेक्चर के हिसाब से उसकी जो फाइनल स्पीड है वो 60 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, और ये काम उन्होंने 10 सेकेंड्स में किया। तो इस हिसाब से अगर हम एक्सेलरेशन लगाएं तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, विच इज v माइनस यू अपॉन में टाइम। तो v माइनस यू अपॉन में t। अब इस हिसाब से अगर बात करें तो v हमारे पास है 60, u हमारे पास है 20 और टाइम हमारे पास है 10। तो 40 डिवाइडेड बाय 10 विच इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है ना। मतलब ऐसे वाले क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, बट स्टिल ये क्वेश्चन एक आध मार्क्स में आ सकते हैं, और अब तो एमसीक्यू में तो आ ही सकते हैं। ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि अ कार हैविंग acceleration of a car having acceleration of -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, इसी क्वेश्चन में ऐसे भी लिखा हो सकता था अ कार हैविंग रिटार्डेशन ऑफ 5। अगर कहीं पे लिखा हो रिटार्डेशन ऑफ 5 तो समझ जाना कि वहां पे आपको -5 ही लेना है। यहाँ तो सीधा लिखा हुआ है कि -5। तो अ कार हैविंग एक्सेलरेशन ऑफ -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इफ इट ट्रेवल्स for 2 seconds and started with speed 45 meter per second, find
फाइनल फाइंड फाइनल स्पीड। आपको फाइनल स्पीड जो है वो कैलकुलेट करनी है, ठीक है जी। आपको फाइनल स्पीड यहाँ से कैलकुलेट करनी है, 1 सेकेंड, ठीक है भाई। चलिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। बस इस बार ही क्या है, हमें एक्सेलरेशन -5 मीटर/सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। पिछले क्वेश्चन में एक्सेलरेशन निकालना था, इसमें पहले से ही गिवन है। साथ ही साथ आपको बोल रखा है कि वो 2 सेकंड तक चला, ठीक है। और उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी आपको दे रखी थी 45 मीटर/सेकेंड, और वो 2 सेकंड तक चला। तो आपको उसकी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है यूजिंग दिस डेटा। तो इस हिसाब से अगर बात करें तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन में टाइम होता है। एक्सेलरेशन हमारे पास 5 है, टाइम हमारे पास 2 है, और अगेन v हमें निकालना है और u हमारे पास है 45। तो 5 इंटू में 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 इज इक्वल टू v माइनस 45। तो अगर मैं 45 को उधर, मैंने कुछ गलती की, यस गलती की, एक्सेलरेशन माइनस का है, ठीक है ना। अब मैं अगर इसको इधर लेके जाऊंगा तो v की वैल्यू आ जाएगी 45 माइनस 10 विच इज 35 मीटर/सेकेंड। तो ऐसे बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है जी। ठीक है जी, आगे बढ़े क्या। अब क्योंकि हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों के बारे में बात कर चुके हैं, तो अब सही समय है कि हम बात कर लें इक्वेशंस ऑफ मोशन का, ठीक है जी। इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है भाई, देखो, सबसे पहली बात तो इक्वेशंस ऑफ मोशन जो भी हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, ये तीनों इक्वेशन ओनली एप्लीकेबल है फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये बात बहुत कम बच्चों को स्कूल में बताई जाती है कि ये कई, मतलब सारे स्कूल्स में ये तीनों इक्वेशन पढ़ाई तो जाती हैं, ऑब्वियस सी बात है, तीनों इक्वेशन को पढ़ा देते हैं, लेकिन ये बहुत कम जगह पे फोकस किया जाता है कि ये तीनों इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल हैं जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म का मतलब है कि जो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट वैल्यू का एक्सेलरेशन है, उसकी जो वैल्यू फिक्स्ड है, तभी ये इक्वेशन वैलिड है। ऑल दो आपके 9th में इसको इतना फोकस शायद इसलिए नहीं करते क्योंकि मेरा ऐसा मानना है उतनी इंपॉर्टेंस है नहीं, क्योंकि हमारे पास जितने भी न्यूमेरिकल इस पूरे चैप्टर में आएंगे सब में एक्सेलरेशन की एक फिक्स्ड वैल्यू होगी। लेट्स से जैसे पिछले क्वेश्चन में हमारे एक्सेलरेशन की वैल्यू -5 थी, या यहाँ पे 4 आई, तो हमेशा फिक्स्ड ही होगी। बट जब हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको जानने को मिलेगा कि ऐसे भी मोशन होंगे जहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, उसकी वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है। तो इन दैट केस ये इक्वेशंस वैलिड नहीं होंगी, ठीक है जी। अब ये 3 इक्वेशंस हैं जो कि हमारे, मैंने आपको बताया, सिलेबस में इनकी डेरिवेशन भी कभी हुआ करती थी, मतलब लास्ट ईयर भी हटाई थी कुछ स्कूलों ने, इस साल तो सीबीएसई ने ही हटा दिया ना, अपनी एनसीईआरटी से भी हटा दिए। तो क्या है हमारी इक्वेशन, पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस AT। ऑब्वियसली बात है, v हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, u हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, a हमारे पास एक्सेलरेशन और t हमारे पास टाइम है। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहाँ पे s हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, बाकी तो आप जानते ही हैं। और थर्ड है हमारे पास v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब इन तीनों इक्वेशंस में आप सब तो जानते ही हो, लाइक v के बारे में आप जानते हो कि ये फाइनल वेलोसिटी है, u के बारे में इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन टी टाइम है, लेकिन कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, s हमारे पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। और अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन में ही चल रहे हैं, जो कि ज़्यादातर चलेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों एक ही बात हो जाएंगी। बाकी आप सबको तो जानते हैं, तो लिखने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब अगर आप नोटिस करें तो हर एक इक्वेशन के अंदर आपको एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी ज़रूर मिलेगी। देखो, इसमें भी आपको एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी है,
तीनों में एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी ज़रूर मिलेगी। अच्छा, तीनों इक्वेशन के अंदर आप नोटिस करें तो हर एक इक्वेशन में 4-4 वेरिएबल्स हैं। 4 वेरिएबल मतलब 4 ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वैल्यू या तो गिवन होगी या तो निकालनी होगी। हर एक न्यूमेरिकल का एक नियम होता है जिसमें एक फ़ॉर्मूला लगता है। उस फ़ॉर्मूले के अंदर कुछ चीज़ें दे रखी होती हैं और कुछ चीज़ें निकालनी होती हैं। मतलब लेट अस सपोज़ हमें किसी क्वेश्चन के अंदर इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी भी दे रखी है, ठीक है ना? फाइनल भी दे रखी है, इनिशियल भी दे रखी है और हमें एक्सेलरेशन भी दे रखा है और हमें टाइम निकालना है। तो ये चारों वेरिएबल हमारे फर्स्ट इक्वेशन के अंदर आते हैं, जिसमें से 3 हमें दे रखे हैं और टाइम हम लोगों को निकालना है। तो बिल्कुल ऐसे ही आप देखें, सेकंड इक्वेशन में भी 4 वेरिएबल्स हैं, थर्ड इक्वेशन में भी 4 वेरिएबल्स हैं। तो जनरली क्या होगा, क्वेश्चन वैसे ही आएँगे, कोई 3 वेरिएबल आपको क्वेश्चन के अंदर दे देंगे और चौथा वेरिएबल आपको निकालने के लिए बोल दिया जाएगा। हर बार ऐसा ही होगा, 3 वेरिएबल दे देंगे, चौथा वेरिएबल बोलेंगे निकालो, 3 वेरिएबल दे देंगे, चौथा वेरिएबल बोलेंगे निकालो। तो कुछ इस प्रकार से चीज़ें जो हैं वो चलेंगी, ठीक है जी? ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, ये बात भी ध्यान रखनी है कि न्यूमेरिकल के ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे कौन-सी इक्वेशन लगानी है। जैसे मान लो आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, एक्सेलरेशन दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट भी दे रखा है। अब इस सिचुएशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कौन-सी इक्वेशन लगाएँगे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से। टाइम स्टैम्प हो रहा है लगभग 11 मिनट। कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये 3 चीज़ें हमें गिवन है और ये वाली निकालनी है। तो कमेंट सेक्शन में बताओ कौन-सी इक्वेशन लगाएँगे जल्दी से। ठीक है। आई होप आपने आंसर दिया हो कि यहाँ पे हम लोग थर्ड इक्वेशन लगाएँगे क्योंकि 1, 2, 3, 4 ये चारों चीज़ें थर्ड इक्वेशन में हमारी आती हैं। अब मैं दुनिया जहान की ताकत लगा के सेकंड इक्वेशन लगा लूँ, फर्स्ट लगा लूँ, कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब मुझे निकालना ही फाइनल वेलोसिटी है, अब सेकंड इक्वेशन में तो फाइनल वेलोसिटी आती ही नहीं है। तो इसीलिए आप समझो कि थर्ड इक्वेशन लगा के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है? अब इसके ऊपर हम लोग एक सेशन लेके आ जाएँगे, जहाँ पे हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल कर लेंगे। तब तक आप ये इक्वेशंस याद कर लीजिए। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी हम लोग बहुत जल्द करेंगे, ठीक है जी? आज हम लोग फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। दोबारा बोल रहा हूँ, इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं? कोई 3 चीज़ें दे रखी होंगी, चौथी पूछी होगी। तो आपको पहले क्वेश्चन को समझना होगा, गिवन लिखना होगा, क्या-क्या चीज़ें हमारे पास गिवन है। जैसे हमारे पास गिवन आ जाएगा, हमें समझना है कि अब हमें निकालना क्या है। तो वो निकालना क्या है, उसका एक क्वेश्चन मार्क लगा दो। अब देखो कौन-सी 4 चीज़ें आपके आंसर शीट पे लिखी हुई हैं। 3 गिवन होंगी, 1 निकालनी होगी। उस हिसाब से आप कोई भी इक्वेशन लगा के उसे सॉल्व कर लोगे। ठीक है जी? चलिए, अब इस चैप्टर के एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आते हैं व्हिच इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले हमारे पास ग्राफ आ रहा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है वो 3 प्रकार के बनते हैं डिपेंडिंग अपॉन की मोशन कौन सा। जैसे कि सबसे पहला है एट रेस्ट, दूसरा है यूनिफॉर्म मोशन और तीसरा हमारे पास है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है जी? फर्स्ट कौन सा है? एट रेस्ट, सेकंड कौन सा है? यूनिफॉर्म मोशन और थर्ड हमारे पास कौन सा है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है जी? अब एट रेस्ट की अगर बात की जाए तो ये हमारे पास टाइम है, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। रेस्ट का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है, यानी कि उसका जो भी डिस्टेंस है वो सेम रहेगा या डिस्प्लेसमेंट है। टाइम तो आगे बढ़ेगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होगा, है ना? कोई भी एक डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू वो 0 भी हो सकती है, कोई 10 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, जहाँ पे वो खड़ा हुआ है वो खड़ा हुआ है। अब वो अपनी आगे का फर्दर डिस्टेंस चल नहीं रहा है, तो क्योंकि वो रेस्ट पे आ गया है तो वो एक पैरेलल लाइन बनेगी टाइम के रिस्पेक्ट में। यूनिफॉर्म मोशन के बारे में तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, इसका ग्राफ पहले भी बना चुके हैं।
कि यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है विद सम स्लोप, चाहे वो ऐसा बने चाहे वो ऐसा बने, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन बनेगा विद सम स्लोप। और वहीं पे अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर आपको याद होगा स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, बाकी कैसा मर्जी ग्राफ बन सकता है। कर्व ऊपर जाएगा, ऑब्वियस बात है, ग्राफ कहीं वापस नहीं आते हैं बिकॉज टाइम कभी वापस नहीं आ सकता, उतना तो आपको समझना ही है। बट ठीक है, ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन जो है वो नहीं जाएगा, एक सर्टेन कर्व जो है वो जाएगा। तो ये हमारे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होते हैं। वहीं पर अगर अब हम लोग बात करें वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो अभी हमारे पास अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म, सबसे पहले तो एट रेस्ट ले लेते हैं, एट रेस्ट। सेकेंड मेरे पास आएगा यूनिफॉर्म मोशन, और सबसे ज्यादा बच्चा जो है वो यूनिफॉर्म मोशन और एट रेस्ट में ही कंफ्यूज होता है, अभी समझाऊंगा क्यों। फिर आएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, फिर हमारे पास आएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फिर हमारे पास आ जाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब अगर मैं बात करूं एट रेस्ट की, तो एट रेस्ट पे किसी भी चीज की वेलोसिटी क्या होती है, तो आंसर है एट रेस्ट किसी भी चीज की वेलोसिटी तो जीरो होगी। यार कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रुका हुआ है तो किसी भी हाल में उसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी। इसका मतलब जो ग्राफ बनेगा वो टाइम एक्सेस यानी एक्स एक्सेस पे बनेगा, बिकॉज एट रेस्ट किसी भी चीज की जो वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है। अब बच्चा कहता है पीछे तो एट रेस्ट वाला ग्राफ आपने ऐसे बनाया था, दोनों बहुत अलग हैं। वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था, उसमें डिस्प्लेसमेंट कुछ हो सकता है लेकिन टाइम आगे बढ़ेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट फर्दर आगे नहीं बढ़ेगा, तो वो हमेशा पैरेलल रहेगा, वो जीरो या ऊपर से भी शुरू कर सकता है। लेकिन ये ग्राफ हमेशा जीरो से ही शुरू करेगा क्योंकि एट रेस्ट पे वेलोसिटी हमेशा जीरो ही होती है। अब अगर मैं यूनिफॉर्म मोशन की बात करूं तो आई होप आपको याद हो कि यूनिफॉर्म मोशन को हम कांस्टेंट स्पीड भी कहते हैं, और यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हमारा जो ग्राफ बनेगा, अगेन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है, तो ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस बनता है। अब आप अगेन आपके मन में आ रहा होगा कि ये जो ग्राफ हमारा बन रहा है, ये जो ग्राफ है वो तो एट रेस्ट का बना था, बट अगेन वहाँ पे डिस्टेंस हमारा जो था वो कांस्टेंट था, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है, बहुत फर्क है। वहाँ पे ऑब्जेक्ट रुका हुआ था, यहाँ चल रहा है लेकिन सेम स्पीड के साथ या सेम वेलोसिटी के साथ चल रहा है। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड जो है वो बढ़ भी सकती है, स्पीड जो है वो कम भी हो सकती है, तो मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ऐसा बन जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि स्पीड बढ़ भी सकती है, स्पीड नॉन यूनिफॉर्म का मतलब तो क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है वेरिएबल स्पीड, कभी आप तेज चल रहे हो तो कभी आप धीरे चल रहे हो। फिर आएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि वेलोसिटी, देखो एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी का बढ़ना, तो वेलोसिटी तो बढ़ेगी। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया कि वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्मली बढ़ेगी, 2 4 6 8 10। अगेन बच्चा कहता है कि ये ग्राफ तो यूनिफॉर्म मोशन का था, बट आप फिर से कंफ्यूज हो रहे हो। यूनिफॉर्म मोशन में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा बनता है, लेकिन ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, वहाँ डिस्प्लेसमेंट यूनिफॉर्मली बढ़ता है, यहाँ वेलोसिटी यूनिफॉर्मली बढ़ती है, तो ग्राफ स्ट्रेट जाएगा। फिर आता है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि वेलोसिटी तो बढ़ती ही रहेगी, वेलोसिटी कम नहीं होगी, लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ेगी। दो, अच्छा देखो,
फर्क समझना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दोनों में ही वेलोसिटी बढ़ती है, बट जरा फर्क समझिए। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे बढ़ेगी, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में 2, 6, 7, 7.5, 9, 15, 16, मतलब बढ़ तो रही है लेकिन कोई यूनिफॉर्म रेट उसका नहीं है। ठीक है जी, तो इस प्रकार। अच्छा, और इसी में इतनी अकल आप लगा सकते हैं, शायद अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बजाय रिटार्डेशन होगा तो ग्राफ नीचे आ जाएगा क्योंकि वेलोसिटी कम होती है, और इसमें भी ग्राफ नीचे आ जाएगा क्योंकि वेलोसिटी कम होती है। इतना आपको समझना है। एक्सेलरेशन के बजाय अगर इन्हीं में ही रिटार्डेशन हो गया तो ग्राफ नीचे की तरफ स्ट्रेट लाइन में आएगा यूनिफॉर्म रिटार्डेशन में, और नॉन यूनिफॉर्म में थोड़ा सा वो कर्व हो जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत, मन में परेशानी है तो कमेंट सेक्शन पे लिख दो। ठीक है, अब हमें ग्राफ की मदद से कुछ चीज़ों को यहाँ पे निकालना सीखना है। ये पहले टॉपिक उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता था क्योंकि इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा ग्राफ की मदद से इक्वेशंस को डिराइव करना होता था। क्योंकि वो अब चला गया है तो अब ये मुझे लगता है आफ्टर न्यूमेरिकल्स इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर न्यूमेरिकल सबसे टॉप पे आ गया, जहाँ से सबसे ज़्यादा चांसेस हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के। सेकंड सबसे ज़्यादा चांसेस अब इस टॉपिक से क्वेश्चन आने के हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको फिर कहता हूँ कि अगर आपको ये सारे ग्राफ नहीं आते तो अब मैं जो करने जा रहा हूँ फिर आपको वो समझ में नहीं आएगा। तो मेरी सलाह रहेगी कि आप वीडियो को पॉज कर लें यहाँ पे, और पॉज करने के बाद आपको मैंने यहाँ पे जो भी करवाया है वो समझ लें। ठीक है? अच्छा, वैसे तो हमारे पास दो क्या कहते हैं, दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि मैं आपको आज इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर ही न्यूमेरिकल करवाऊं। दूसरा ऑप्शन है कि मैं आपको आज चैप्टर खत्म करवा दूं और अगली क्लास में इक्वेशन ऑफ मोशन करवाऊं। अब अगर आप मेरे सामने होते तो मैं आपसे पूछ लेता, बट मुझे ऐसा लगता है क्या करना चाहिए। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि सिलेबस की टेंशन तो नहीं है क्योंकि अभी तो चैप्टर बहुत लेटेस्ट है, और जहाँ तक मैंने नोटिस किया है कि आपकी बायो और केमिस्ट्री भी साथ साथ चली रही है, बाय विच आपका, जैसे कि अगर मैं इसको ऑफलाइन से कंपेयर करूं तो ऑफलाइन में हमारा अभी फिजिक्स का एक ही चैप्टर हुआ है और आपका भी होने वाला है। मतलब पॉइंट ये है कि सिलेबस की तो टेंशन नहीं है। तो ऐसा करते हैं, आज हम आपको 5 मिनट पहले देते हैं, मतलब आप वीडियो को पॉज कर लो, ये ग्राफ्स अच्छे से कर लो आप, और ग्राफ्स अच्छे से करने के बाद आप क्या करो, फिर मैं आज इक्वेशन ऑफ मोशन, फिर आप 1 मिनट लो वीडियो को पॉज करके, ये 3 इक्वेशन भी आप ऐसा कर लो, पढ़ लो। तो हम ऐसा करेंगे अगले लेक्चर में, एक लेक्चर और ले आएंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। अगले लेक्चर में हम यहाँ पे ग्राफ की मदद से चीज़ें कैसे निकालते हैं और फिर मोशन पढ़ लेंगे। ठीक है? जब तक मैं पानी पीता हूँ आप वीडियो को पॉज करो जल्दी से, और खटाक से आप ये तीनों इक्वेशन याद कर लो, फिर हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं 3-4, जल्दी से। जल्दी से ये इक्वेशंस याद कर लो भाई, खटाक से करना। जल्दी से भाई। डन है? ओके, चलिए ठीक है। नहीं याद हुई है तो वीडियो को पॉज करके याद कर लो। कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पे आओ कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। पहला क्वेश्चन मैं कराऊंगा, फिर एक एक लिखूंगा और आप करना ट्राई। देखो भाई, इक्वेशन ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल जब तक कोई टीचर कराता है तब तक तो अच्छे लगते हैं, लेकिन जब बच्चा करने बैठता है तब कंफ्यूजन होती है, तो इसलिए पहला मैं करवा रहा हूँ, बाकी दोनों आप दिल से ट्राई करना। ठीक है? अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड travels with speed of
30 meter per second, full stop. If acceleration of car is 2 meter per second square, find displacement of car. क्वेश्चन को सुनेंगे। सबसे पहले अगर आपको इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर न्यूमेरिकल्स करने हैं तो सबसे पहले ये बात ध्यान रखनी है कि आपकी जो गिवन है वो बहुत ढंग से लिखने हैं। गिवन लिखने पे आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो आकार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट का मतलब हो गया इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0, ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ 30, तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास हो गई 30 मीटर पर सेकेंड। इफ एक्सेलरेशन ऑफ कार इज, एक्सेलरेशन दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपको डिस्प्लेसमेंट जो है वो निकालना है। अब मैंने आपको क्या कहा था, जो गिवन हो वो लिख दो और जो गिवन नहीं है जो निकालना है उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दो। अब ये देखो कि वो चार चीजें कौन सी इक्वेशन में आती हैं, तो आंसर है कि ये चार चीजें हमारे पास थर्ड इक्वेशन में आती है ना। तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये लाइन भी लिख देना एग्जाम में। सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हो तो, ऑब्जेक्टिव कर रहे हो तो फर्क नहीं पड़ता। सब्जेक्टिव करो तो प्लीज ये लाइन लिखना कि हम कौन सी इक्वेशन यूज करने जा रहे हैं। तो हम थर्ड इक्वेशन यूज करने जा रहे हैं। थर्ड इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब v मेरे पास कितना है, तो आंसर है 30 का स्क्वायर। u मेरे पास कितना है, आंसर है 0 का स्क्वायर, क्योंकि गाड़ी रेस्ट से स्टार्ट हुई थी। ठीक है जी। इसके बाद 2 हमारे पास 2 है, एक्सेलरेशन हमारे पास अगेन 2 है, और डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो वो मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है जी। तो यहाँ से मेरे पास आ जाता है 900 माइनस 0 इज इक्वल टू 4 इंटू में एस। तो एस की वैल्यू आ जाएगी 900 डिवाइडेड बाय 4। तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये 45 0, ये 2 आ गया। उसके बाद फर्दर करता हूँ तो 225 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। अगेन या इसके बाद तो मैथ्स है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कौन सी इक्वेशन लगानी है और हर एक जगह पे सही चीज़ को पुट करना है। उसके बाद तो बाकी मैथ्स बचेगी। ठीक है जी। तो ऐसे करने हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर न्यूमेरिकल्स। मैं फिर से कहूँगा, एक बार क्वेश्चन को पढ़ के आंसर को दोबारा देखो, वीडियो को पॉज करके। मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ वैसे। ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखूंगा और इस क्वेश्चन को आप पहले खुद सॉल्व करना प्लीज। ठीक है जी। चलिए, तो अगेन आकार इनिशियली मूविंग विथ velocity 10 meter per second, having acceleration of 2 meter per second square, having acceleration of 2 meter per second square, find distance traveled, या डिस्प्लेसमेंट एक ही बात है, स्ट्रेट लाइन में मानेंगे। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन मान लेते हैं 5 सेकेंड। चलो ठीक है। अब जल्दी से ईमानदारी से इस क्वेश्चन को करो, वीडियो को पॉज करके देखो भाई। आपके और मेरे बीच में एक ही चीज़ है, वो है ईमानदारी। आप अगर ऑफलाइन के बच्चे होते मेरे सामने तो मैं कहता, मैं तो चेक करता रहता, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व भी ना करता जब तक मैं आपकी आंसर शीट। लेकिन आपके मेरे बीच में ट्रस्ट है ना, तो जल्दी से ट्रस्ट ब्रेक मत करना, वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को खटाक से सॉल्व करो और फिर वीडियो को प्ले करो। उससे पहले बस कमेंट सेक्शन पे आंसर लिख जाओ, कमेंट सेक्शन पे आंसर लिख जाओ। ठीक है जी। कमेंट सेक्शन पे आंसर लिख दिया, डन है।
नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, टाइम ले लो, लेकिन वीडियो प्ले मत करना जब तक ये सॉल्व ना कर दो, या हार ना मान जाओ, दोनों में से कोई एक चीज़। तो आकार इनिशियली मूविंग, तो इनिशियली ये गाड़ी चल रही थी 10 मीटर पर सेकेंड पे, और उसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको बताना है कि 5 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस चलेगा। अब अगेन मैंने क्या किया, जो जो गिवन था उसको लिखा, और जो निकालना था उसका है क्वेश्चन मार्क। इससे मुझे पता चल जाता है कि मुझे कौन सी इक्वेशन लगा के उसको सॉल्व करना है। तो आप साफ देख सकते हैं कि ये चारों चीज़ें हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंडर आती हैं, जिसको मुझे सॉल्व करना है। तो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर बात की जाए तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। s मुझे निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास 10 है, टाइम मेरे पास 5 सेकेंड्स है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन मेरे पास 2 है, और अगेन टाइम मेरे पास 5 सेकेंड का स्क्वायर है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये मेरे पास आ गया 50, प्लस में 5 का स्क्वायर मेरे पास आ गया 25। तो 75 मीटर हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाता है। डन है, मेरे हिसाब से आसान है। बोलो, एज सच कोई लंबी चौड़ी साइंस तो यहाँ पे इन्वॉल्व्ड है नहीं। बोलो, ठीक है। एक क्वेश्चन और करें, जिसका ये वाला सही नहीं हुआ, मैं आशा करूंगा सेकंड थर्ड वाला क्वेश्चन जो है वो सही हो जाए, ठीक है जी। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे, मैंने एक क्वेश्चन आपको थर्ड इक्वेशन पे दिया, एक सेकंड पे दिया, तो अब मैं फर्स्ट पे ही दूंगा, मतलब आपके मन में ऐसा ऐसा नहीं आना चाहिए भाई, ठीक है जी। चलो, अगेन अ कार ट्रेवल्ड 100 meters in 10 seconds by having acceleration of 1 meter per second square. Full stop. Find its initial velocity. आपको उसकी इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, जल्दी से करो। आपको मैंने दिए 1 मिनट 2 मिनट, प्लीज वीडियो को पॉज कर लेना यार, ईमानदारी वाली बात है आपकी मेरे बीच में, ठीक है। गिवन लिखो, जो निकालना है उसका क्वेश्चन मार्क लगाओ, और फिर देखो कौन सी क्वेश्चन लगानी है। अगर आप ये भी सही समझ गए ना कि कौन सी क्वेश्चन लगानी है, तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आगे, आप क्वेश्चन कर लोगे। देखो, इस वीडियो को देखने वाले 50% बच्चों से क्वेश्चन हो सकता है सॉल्व हो गया हो, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, वेरी गुड बच्चों। जिनका नहीं हो रहा है उसमें कुछ परसेंट बच्चे ऐसे होंगे जो ये नहीं समझ पा रहे क्वेश्चन कौन से लगानी है, पर वही मैं कह रहा हूँ, पहला स्टेप ही वही है। तो आप पहले ये समझो क्वेश्चन कौन से लगाने हैं, उसके बाद मैथ्स तो हो जाएगी, ठीक है। चलो, अब लेट अस सपोज आपने ये सॉल्व कर दिया है अभी, तो हमें उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो कैलकुलेट करनी है, और वो डिस्प्लेसमेंट जो चलता है वो 100 मीटर चलता है, टाइम उसको ये सब करने में 10 सेकेंड्स जो है वो लगते हैं, और एक्सेलरेशन जो है उसका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। एक्सेलरेशन जो है उसका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। तो आपको पता लगाना है कि पहले तो कौन सी इक्वेशन लगाऊं, बताओ जी। एक्सेलरेशन कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन लग जाएगी। तो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डिस्टेंस है हमारे पास 100 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी हमें पता नहीं कितनी है, टाइम हमारे पास है 10 सेकेंड्स, हाफ एक्सेलरेशन मेरे पास 1 है, और टाइम अगेन मेरे पास है 10 सेकेंड्स का स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ जाएगा 100 इज इक्वल टू 10 यू, प्लस में 100 का 10 का स्क्वायर 100, तो ये आ गया 50, ये माइनस कर देंगे यहाँ से, तो कुल मिला के आंसर आ गया 50 इज इक्वल टू 10 यू। तो यू आ जाएगा हमारे पास 50 डिवाइडेड बाय 10 विच इज
5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी। समझ गए? तो ऐसे एनसीईआरटी में काफ़ी क्वेश्चंस हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी एक सेशन लेके आऊँगा, मैंने बताया था जैसे चैप्टर खत्म होगा मैं नया चैप्टर पे नहीं आऊँगा, कम से कम 1, 2 हो सकता है 3 सेशन लाऊँगा जहाँ पे हम इसके सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। तो एकदम से हम लेक्चर पे नहीं आएँगे, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है? डन है? चलो ओके, मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में जहाँ पे हम इसके ग्राफ और फिर हम सर्कुलर मोशन करेंगे। जल्दबाजी भी नहीं करनी है। 4 बोला था, ठीक है 5 हो रहे हैं, क्वेश्चन में तो करा देना आपको आज 3, ताकि आप इक्वेशन ऑफ मोशन समझ जाओ, क्योंकि मुझे पता नहीं अंदर से एक आवाज़ आ रही थी कि इक्वेशन ऑफ मोशन आप ढंग से समझे नहीं हो। खैर, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दिया करो। थैंक यू।